नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसआईटी ने फिर से स्पष्ट जांच में किसी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, इसका खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि अभी तक जांच में किसी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। हत्याकांड के बाद गठित की गई एसआईटी के सदस्य रहे एसपी देहात ने पत्रकार वार्ता में जांच के तथ्य बताए। उन्होंने कहा कि उस वक्त एक कथित वीआईपी की पहचान हुई जरूर थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। एसपी देहात ने बताया कि हत्याकांड के तत्काल बाद ही ये बात कही जा रही थी कि रिजॉर्ट में किसी वीआईपी को आना था, उसे स्पेशल सेवाएं देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने इस बात के लिए इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। उस वक्त तक एक ब्लाइंड केस था। मामले की शुरुआत गुमशुदगी से हुई थी। हालांकि जब एसआईटी ने इसकी जांच शुरू की तो शुरुआती 5 घंटों में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रदेश भर में एक बार फिर अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस कड़ी में आज जसपुर में यूथ कांग्रेस ने सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस युवा प्रवक्ता शुभचंद्र ने अपने दर्जनों साथियों के साथ मुंडन कराकर विरोध जताया। वहीं आफ्ताब अंसारी, नासिर अली समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेगी। पहले देखा होगा वीआईपी के नाम आ रहे हैं, तो आज हम इस प्रदेश सरकार को जगाने के लिए पिछले काफी टाइम से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश सरकार जो है कुंभकर्ण की तरह सोई बैठी है और जो वीआईपी को बचाने के लिए हर हद तक जारी है। लेकिन आज उत्तराखंड के हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उसी ही श्रृंखला में हम जसपुर में यहाँ बैठकर आज अपना सर मुंडवाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए अपना सर मुंडवाकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथी भी यहाँ अपना सर मुंडवा रहे हैं और कहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी वीआईपी है किसी को बचाए नहीं। और हमारे कुछ साथी अपने खून को निकलवा कर अपने रक्त से महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से सीबीआई जांच के लिए एक मांग पत्र लिखेंगे, जो जाकर अभी हम एसडीएम साहब के यहाँ देंगे और हमारे साथी खून निकलवाने के लिए यहाँ तैयार हैं। हम दोनों तरीके से आज उत्तराखंड सरकार और पुष्कर धामी का इस जसपुर में यहाँ सुभाष चौक पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं कि वो वीआईपी को बचाने यहाँ से बंद करें और जो वीआईपी इसमें सम्मिलित है उनको जेल के पीछे डालने का काम करें, जेल के अंदर डालने का। उधर नागरिक चिकित्सालय खटीमा में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब अस्पताल में कार्यरत चीफ फार्मासिस्ट हरीश चंद्र सती के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें सेवानिवृत्त होने के अवसर पर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर अस्पताल के स्टाफ, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक छलिया नृत्य के साथ हरीश चंद्र सती का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट हरीश चंद्र सती ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने चिकित्सा विभाग में 37 साल तक सेवाएं दी हैं और इस दौरान विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को पूरे मनरेगा और निष्ठा के साथ मनोयोग से रोगियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मरीजों की सेवा ही चिकित्सा कर्मियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। समारोह सब सरकारी कर्मचारी का, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण जिंदगी का महत्वपूर्ण सम्मान होता है और अपनी 37 साल की सेवा के उपरांत आज मैं यहाँ 31 दिसंबर 2025 में विदाई दे रहा हूँ। मुझे अति हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है और इस बीच में जो भी रोगियों की जो भी सेवा, जनता की जो भी सेवा मेरे से बन पड़ी है, मैंने अपनी सेवा के दौरान सेवा कार्य किए और इस उपलब्धि या जो ये कहिए अनुकरणीय समाज के लिए एक अनुकरणीय संदेश ये देना चाहूँगा कि सेवा काल में मरीजों की, जनता की, गरीब जनता की अधिक से अधिक सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां घने बादलों की चादर छाई हुई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है, जिससे लोग गर्म कपड़ों, अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं।
वहीं होटल, होम स्टे और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। अचानक बदले मौसम का असर भले ही रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा हो, लेकिन देश विदेश से पहुंचे पर्यटक इस ठंडे और सुहावने मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। कैंपटी फॉल, गन हिल, माल रोड और लाल टिब्बा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जबकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर मौसम में इसी तरह ठंड बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में बारिश या बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने में सामान्य से कम बारिश होने के कारण मौसम शुष्क बना रहा है। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल बर्फबारी के लिए जरूरी नमी और अनुकूल परिस्थितियां पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। उधर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जहां नगर क्षेत्र में नशेड़ियों की मारपीट और स्मैक्स जुड़े वायरल वीडियो को हमारे चैनल द्वारा प्राथमिकता से प्रसारित किए जाने के बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासन हरकत में आया, जिसके तहत जसपुर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार रात में गश्त के दौरान चेकिंग के समय पुलिस टीम ने स्मैक बेचते हुए नफीस उर्फ मंत्री के पास से 5.51 ग्राम और वसीम के पास से 5.98 ग्राम स्मैक बरामद की, जबकि नफीस उर्फ मंत्री पूर्व में स्मैक तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जसपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए स्मैक तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी। देखिए, लगातार पुलिस नशे की कारोबार में लगे हुए लोगों के खिलाफ, नशे का सेवन करने वाले और उसका विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपने विगत दिनों देखा होगा, बड़ी संख्या में नशीले इंजेक्शन लगातार यहाँ उधम सिंह नगर में पकड़े गए हैं, बड़े पैमाने पर पकड़े गए हैं। कल भी जसपुर में स्मैक के कारोबार में लगे हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कार्रवाई निरंतर प्रचलित है और चलती ही रहेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यहाँ मैं आम लोगों से ये अपील जरूर करना चाहूँगा कि देखिए, अगर कोई उपयोगी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी नशे के संबंध में, नशे का कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वालों के संबंध में रखता है तो तत्काल 112 पर या नज़दीकी थाने चौकी को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर, सरकारी नंबरों पर सूचना दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी रूप नहीं होने दिया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, वहीं देहरादून में सशस्त्र सीमा बल के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राइड मूवमेंट्स नाम के इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सरस्वती का जो है यहाँ पर हमको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ऐसे पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य कैलासानंद जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के हमारे वन, संसदीय कार्य, तकनीकी शिक्षा, भाषा, साहित्य, ऐसे अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ नेताओं में से एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आईजी उत्तराखंड पुलिस सदानंद दाते जी अभी सीबीआई से अपनी सेवा देकर प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं, और श्री सुधांशु नौटियाल जी डीआईजी एसएसबी, हनी पाठक जी, जिन्होंने इस अर्पित फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे वीर हमारे जो भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को 24 घंटे निरंतर सेवा में संलग्न रखते हैं, उन सबके सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और सभी हमारे अर्पित फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण आए हुए, हमारे सभी एसएसबी और अन्य बलों के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान, अन्य अतिथिगण,
जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, ऐसी हमारी बेटियाँ और अन्य कलाकार बंधु, सभी अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल रानीखेत फ्रंटियर के सभी पराक्रमी राष्ट्र नायकों से सभी आए हुए अतिथियों का, महानुभावों का, मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सबके इस कार्यक्रम में आप सबके योगदान के लिए प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह के माध्यम से आप सभी वीर योद्धाओं से मिलने का भी और आपके सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था, वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। सच में उनकी बहुत शानदार प्रस्तुति थी और हम लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। पूज्य स्वामी जी कब तक यहाँ पहुंचे, तो शानदार यहाँ पर प्रस्तुति थी। मैं उसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में आप लोग अपनी वीरता से, अनुशासन से और अटूट समर्पण और उसके अतिरिक्त बीच बीच में जब सीमा सुरक्षा बल काम करती है तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा, जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं हैं, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा,
अभी भारत का पहला गांव होगा और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। और लगभग 28,000-30,000 करोड़ का रक्षा का निर्यात हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सभी ने देखा कि स्वदेशी हथियार हमारे किस प्रकार से आज अत्याधुनिक हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। उसकी शक्ति को, उसकी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व ने देखा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया, वहीं वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को और अर्धसैनिकों को सम्मानित करने के लिए भी और अशोक चक्र पाने वालों को मिलने वाली राशि को भी हमने 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। साथ ही वार्षिक जो राशि है उसको भी बढ़ाया है। कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की है। वार्षिक राशि को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही शौर्य चक्र को एक मुश्त राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इतना ही नहीं, हम शहीद सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और शहीद स्मारक इनका भी निर्माण करा रहे हैं। देहरादून के ही गुनियाल गांव में हमारे राज्य के सभी सैनिकों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण का कार्य भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। बहुत जल्दी हम उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं, जो हमारे राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनेगा। उनकी राष्ट्रभक्ति की ओर उनको ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इस वर्ष भी
हमारे 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में हमने स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी शुरुआत किया है। इसके अतिरिक्त हमने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को राज्य में एक बार अचल संपत्ति क्रय करने पर 25% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट का भी निर्णय लिया है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान और समर्पण के प्रतीक हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के लिए, हमारे अर्धसैनिक बलों के सभी सैनिकों, उनके परिजनों के लिए पूरी तरह से निरंतर प्रयास करेगी कि उनका हर प्रकार से उत्थान हो, उनके परिवार को हर प्रकार से सहायता मिले। साथियों, मेरा मानना है कि आप सभी न केवल देश की सीमाओं के न केवल रक्षक हैं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की भी समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा के भी सच्चे संरक्षक हैं। आप भली भांति जानते हैं, आज हमारे देवभूमि के सामने हमें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनेक चुनौतियां हैं। इस वर्ष हमने बहुत बड़ी आपदा की चुनौती का सामना करना पड़ा हमें। वैसे तो प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है, अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आज हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बड़ा षड्यंत्र, कई लोग यहां पर फर्जी दस्तावेज बनाकर मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इन सुनियोजित कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे और हमारे बच्चों को आने वाले समय में हम उनको असुरक्षित उत्तराखंड नहीं सौंपना चाहते। उनको हम विरासत में असुरक्षा का भाव नहीं देना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुनहरा देना चाहते हैं, उनको एक अच्छा उत्तराखंड देना चाहते हैं। इसके लिए हमने जहां एक और सख्त भू कानून बनाया, वहीं अब हम परिवार रजिस्ट्रों की भी पुनः हमने गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन आप सभी को भी इसके प्रति इन घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों की सजग रहते हुए इन अवैध घुसपैठियों की हर कोशिश को विफल करने के लिए तत्पर रहना होगा, ताकि हमारी सीमाओं और प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, कुछ लोग देवभूमि के शांत वातावरण को खराब करने का भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग लैंड जिहाद फैलाकर हमारे जंगलों और पहाड़ों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी कुकृत्यों के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। हमारी सरकार ने राज्य के अंदर एक नई शुरुआत करके एक प्रयास किया और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है और इन घुसपैठियों को वहां से निकालने का हमने अभियान चलाया है। वहीं इस प्रकार की घृणित मानसिकता वाले कुकृत्यों को रोकने के लिए हम और भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने कुछ लोग धर्म के नाम पर, पूज्य महाराज जी, धर्म के नाम पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर बिछाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए लगभग 600 के आसपास अवैध संरचनाओं को भी ध्वस्त करने का काम किया है। यही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, वहीं दंगा करने वालों को भी दंगे की राजनीति न हो और दंगे की राजनीति के कारण से प्रदेश का माहौल खराब न हो, क्योंकि हमारा राज्य बहुत शांत लोगों का राज्य है, आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोगों का राज्य है। इसलिए हमने राज्य के अंदर दंगे को नियंत्रण करने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। अब कोई भी दंगा करेगा और दंगा करने में सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को कहीं भी नुकसान होगा
तो उस नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। साथ ही हमने ऑपरेशन कॉलोनी भी चलाया और हजारों हजार, लगभग 6000 से भी ज्यादा मामलों में इस पर कार्रवाई हुई है। और ये ऑपरेशन कॉलोनी में अभी पूज्य महाराज जी ने हमको जो है एक मोमेंटो भेंट किया। फाउंडेशन ने महाराज जी को उसके लिए रखा था कि महाराज जी सबसे उपयुक्त होंगे। उन्होंने मारिच के समय का भी बताया कि उस समय कालनेमी कैसे करता था, कैसे लोगों को किस प्रकार से धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करता था। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, तो वेश बदल कर किस प्रकार से जो है उनको रोकने का प्रयास करता है। यही कालनेमी इस समय भी हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे जो लोग पूरे देश और दुनिया से आते हैं, धर्म की, आस्था की श्रद्धालु लोग, उनके मार्ग में अवरोध करने का काम करते हैं। अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धर्म को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह से हमने खदेड़ने का मन बनाया और ऑपरेशन कालनेमी चलाया, क्योंकि ये कालनेमी जहां से आए हैं उनको हमने वहीं पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, हम राज्य में नशे के कारोबार पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ कठोर कदम भी उठा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में भी नशे के विरुद्ध इस अभियान को और शक्ति दें और इसको सशक्त बनाएं, लोगों को और जागरूक करें। क्योंकि एसएसपी हमारी ऐसा बल है जो सीधे सीधे लोगों के संपर्क में रहता है और उन क्षेत्रों में जहां बहुत सारा हमारा अन्य तंत्र नहीं पहुंच पाता, वहां भी एसएसपी पहुंचती है। तो आप सबके माध्यम से हमारे आने वाली जो पीढ़ी आज जो नशे के गिरफ्त में एक बार जाने के बाद सच में उनका जीवन कितना अंधकार में हो जाता है, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।